बच्चों, ये हम लोग आइडियल गैस का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि कुछ एक आध दो क्वेश्चन रह गए हैं, वो आपको कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग वो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नया कुछ पढ़ेंगे इसमें। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या क्या फाइंड करना है? जो भी क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन में फाइंड करना है प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द कंटेनर। कंटेनर के अंदर या फिर ट्यूब के अंदर जो आपकी गैस है उसका प्रेशर निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास बच्चों, कुछ बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कुछ इस टाइप का। ये कंटेनर हो गया और ये क्या है? ये इसके अंदर गैस ट्रैप है और ये मर्क्यूरी हो गई इसके ऊपर। कितनी है ये? 10 सेंटीमीटर। क्या है ये बच्चों? Hg। और बाहर से प्रेशर जो लग रहा है, प्रेशर ऑफ एटीएम, PATM कितना दिया हुआ है? 1 ATM। तो इसमें आप ये एज्यूम करके चलना कि PATM कितना है हमारे पास? 1 ATM। प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दिया हुआ है? 1 ATM। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अब ध्यान देना बच्चों, सेकंड क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में क्या किया? इसको उल्टा कर दिया। सेकंड क्वेश्चन में क्या किया? कंटेनर को उल्टा कर दिया। और ये भी कितना है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। ये सब क्या है हमारे पास? पूरा अंदर Hg है और इसके अंदर गैस ट्रैप है। ये सेकंड हो गया। थर्ड में कंटेनर को क्या किया? आपने लिटा दिया, आड़ा कर दिया इस टाइप का। अभी भी कितना है बच्चों? ये गैस है, यहां पर भी गैस ट्रैप है। अभी भी कितना है बच्चों? ये 10 सेंटीमीटर Hg। ये गैस इसके अंदर ट्रैप है। तो हमें करना क्या है? ध्यान दो बच्चों। ये 3 क्वेश्चन होगा। 3 क्वेश्चन के बाद 2 क्वेश्चन और, वो भी हम लोग करेंगे। 2-3 क्वेश्चन और हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ये कंटेनर वाले हो गए। तो इसमें हमें प्रेशर ऑफ गैस निकालना है। ये जो गैस है ना बच्चों इसके अंदर, इसका हमें प्रेशर निकालना है। तो पहला वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते। देखो, हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब आप खुद सोचो कि ये जो गैस है, गैस की अगर हम गैस की बात करें तो गैस पे कौन कौन प्रेशर लगा रहा है? ये गैस यहाँ से प्रेशर लगा रही होगी। देखो, गैस के मॉलिक्यूल इससे कोलिजन कर रहे हो तो गैस का प्रेशर इस साइड लगेगा। इस गैस पे कौन कौन कंप्रेस कर रहा होगा इस गैस को? एटमॉस्फेयर और ये मर्क्यूरी। तो यहाँ पे हम क्या हो सकते हैं? पी गैस इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ Hg प्लस प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। यही बनेगी ना इक्वेशन। आप खुद देखो कि ये गैस है, गैस के ऊपर क्या है? मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर। तो क्या करे? एटमॉस्फेयर मर्क्यूरी को प्रेस करेगा, मर्क्यूरी किसको प्रेस कर रही है? गैस को। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, जो गैस है, गैस किसके प्रेशर, गैस कब तक प्रेस करती रहेगी? जब तक ये गैस का प्रेशर इन दोनों के बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, तो प्रेशर ऑफ 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर कितना हो जाएगा? 76 सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगा हमारा 86 सेंटीमीटर। ये क्या बन गया? प्रेशर ऑफ गैस। और ये एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करोगे तो 86 डिवाइडेड बाय 76 ATM। तो सभी को बन गया होगा पहला वाला सॉल्यूशन। बहुत आसान हो गया। इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग देखें बच्चों, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है? ध्यान दो, ये हमारे पास बच्चों दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ इस टाइप की है। अब आप खुद सोचो कि इसमें क्या है? कंटेनर को उल्टा कर दिया। तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा? देखो, एटमॉस्फेयर हर जगह है, एटमॉस्फेरिक गैस है। तो एटमॉस्फेयर क्या कर रहा होगा? PATM यहाँ से लग रहा होगा। भाई यहाँ तो बॉल है, तो ये बॉल पे लगा रहा हो तो बॉल कहीं मूव हो नहीं सकती। लेकिन ये जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी ऐसी मान लो कि बहुत नैरो है, नीचे गिर नहीं रही है। आप ये नहीं सोचना कि सर ये नीचे गिर जाएगी कुछ टाइम। बहुत नैरो ट्यूब है तो मर्क्यूरी नीचे नहीं गिर रही। तो ये सब सेटअप हम लोगों ने कुछ इस टाइप करके आपको दिया हुआ है कि मर्क्यूरी नीचे नहीं गिर रही। अब आप खुद सोचो कि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? देखो, गैस के मॉलिक्यूल कहाँ लगा रहे होंगे? पी गैस ऐसे लग रहा होगा। पी गैस इस मर्क्यूरी पे लगाएगा और मर्क्यूरी किस पे लगाएगी? एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो, यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किसको बैलेंस कर रहा है? मर्क्यूरी और प्रेशर ऑफ गैस। मतलब PATM, P एटमॉस्फेयर किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? P गैस प्लस PHg। तो यहाँ पे PATM कितना दिया हुआ है? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। P गैस हमें फाइंड करना है, ये कितना बन जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो P गैस कितना आ गया बच्चों? P गैस आ गया हमारा 76 माइनस 10, मतलब 66
सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 66 डिवाइडेड बाय 76 ATM प्रेशर ऑफ गैस। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों थर्ड में आप बताओ कितना आना चाहिए, सोचो जल्दी। थर्ड में आप लोग सोचो कितना प्रेशर आना चाहिए, जल्दी जल्दी, बहुत आसान है। अब आप खुद सोचो कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा लगेगा बच्चों। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो यहाँ से, देखो जहाँ से भी ओपन मिलेगा, देखो यहाँ पर भी ATM लग रहा होगा, यहाँ पर भी, लेकिन ये क्या है, ग्लास बॉल है। ग्लास बॉल है मतलब ये कंटेनर तो कहीं मूव करेगा नहीं। लेकिन मर्क्यूरी क्या होती है, मर्क्यूरी ऊपर नीचे कहीं ही मूव कर सकती है। तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा बेटा, PATM। ये तो मर्क्यूरी का प्रेशर कहाँ लगेगा, मर्क्यूरी किसकी वजह से प्रेशर लगाती है, वेट, और इसका वेट mg कहाँ आ रहा होगा, mg नीचे आ रहा होगा। क्या ये mg का गैस पे लग रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो Hg का mg था वो क्या गैस पे लग रहा था, तो गैस उसके प्रेशर को सस्टेन कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो Hg की वजह से प्रेशर किस पे लग रहा हो, इस कंटेनर की बॉल पे लग रहा हो। और हमें कंटेनर की बॉल की बात ही नहीं करनी है, हमें किसका प्रेशर निकालना है, गैस का। तो यहाँ पे क्या होगी, ये जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी की वजह से हमें कोई प्रेशर नहीं मिलेगा गैस पे, क्योंकि मर्क्यूरी का mg कहाँ लग रहा है, नीचे। तो प्रेशर ऑफ गैस, अब जितना देखो, अब प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा, यहाँ पे क्या लग रहा है, P गैस लग रहा है। तो ये गैस और ATM क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो PATM बन जाएगा। मतलब कितना बन जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर और 76 सेंटीमीटर ऑफ एच। तो ये सभी ने फाइंड कर लिए। तो देख लो किसी को कोई डाउट तो नहीं है कैसे हमें करना है इस टाइप के क्वेश्चन, तो हो गए हमारे पास। अब मान लो बच्चों, अब हम बात किसी कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, हम कौन सा फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन में मान लो हमारे पास, तो हम लोग कौन सा बच्चों फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। मान लो फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है बच्चों, थीटा, और यहाँ पे PATM दिया हुआ है 1, और ये Hg 10 सेंटीमीटर। आपको प्रेशर ऑफ गैस लगाना है। तो अब देखो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग बात करें कि देखो हम लोगों ने अभी बात की थी जैसे कि आप ऐसे सोच सकते हैं इसको, अगर सोचना है। देखो अभी हम लोगों ने ऐसा एक ट्यूब लिया था, तो उसमें mg नीचे आ रहा था, और mg की वजह से गैस में कुछ प्रेशर नहीं हो रहा था। और अगर हम लोग ऐसा उल्टा ले लें, ऐसा, तो पूरा का पूरा mg गैस पे लग रहा होगा, तो mg की वजह से जो प्रेशर आएगा पूरा गैस सस्टेन करेगी। क्या यहाँ पे जो mg लग रहा है, यहाँ पे ये जो mg आएगा, क्या वो पूरा का पूरा गैस सस्टेन करेगी, नहीं करेगी। देखो इसका एक कंपोनेंट आपका ऐसा, एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, दूसरा कंपोनेंट आपका कुछ ऐसा जाएगा। तो ये जो कंपाउंड रहेगा इसके परपेंडिकुलर रहेगा इस ट्यूब के, और ये वाला जो कंपाउंड रहेगा पूरा का पूरा गैस के साइड जाएगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला mg का ये वाला जो कंपोनेंट रहेगा, ये वाला क्या करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा। और ये वाला अब पूरा का पूरा mg तो प्रेशर जनरेट कर नहीं पाएगा। आप खुद सोचो कि आपने इस ट्यूब को एकदम वर्टिकल रखा तो पूरा का पूरा mg आ रहा है, आपने पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल कर दिया तो mg नीचे लगा, तो इस mg की वजह से इस पर कोई प्रेशर नहीं आ रहा। अब अगर आप इंक्लाइन करोगे, जितना ज़्यादा आप इंक्लाइन करते जाओगे उतना ज़्यादा क्या होगा, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे mg को किसने सस्टेन किया, इस बॉल ने सस्टेन किया। अब यहाँ पे इंक्लाइन है तो कुछ mg को ये बॉल सस्टेन करेगी, कुछ कौन करेगा, कुछ ये गैस करेगी। तो अब गैस कितना करेगा mg, उसका हमें कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। अब कंपोनेंट निकालने के लिए आपको ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा। अब अगर ये वाला एंगल बच्चों हमारे पास थीटा दिया, तो ये वाला एंगल बताओ जल्दी कितना आएगा। अगर हमारे पास ये वाला एंगल थीटा है, तो अगर हम लोग बात करें तो ये क्या आ रहा है। अब देखो ऐसे आप लोग सोच सकते हो, जैसे ऐसे बना सकता हूँ मैं कि मेरे पास मान लो कुछ ऐसा कंपोनेंट दिया हुआ है, तो देखो ये इसको आप ऐसे बढ़ा सकते हो, ये थीटा, तो ये कितना बन जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी हमारा कितना रहेगा, ये भी हमारा कितना रहेगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बन जाएगा थीटा। ये कितना आ गया बच्चों, हमारे पास थीटा आ गया। तो ये हमारे पास थीटा आ जाएगा। अब ये थीटा है और ये mg है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा mg cos थीटा, सॉरी mg sin थीटा, ये वाला cos रहेगा mg sin थीटा, और ये वाला कौन सा बनेगा mg cos थीटा। तो mg का sin थीटा क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा ऑन दी गैस,
और mg का cos थीटा क्या करेगा, प्रेशर किस पे लगाएगा, ऑन दी वॉल ऑफ दी कंटेनर। ये ध्यान रखना। तो यहां पे हम लोग देखो सिंपल हम लोग प्रेशर कैसे निकाल रहे थे, प्रेशर ऑफ गैस। तो इस गैस, ये गैस कौन कौन से प्रेशर को सस्टेन कर रहा है, प्रेशर ऑफ गैस किस किस के बराबर आ जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ Hg प्लस प्रेशर ऑफ क्या आएगा, प्रेशर ऑफ ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये क्या बनेगा, प्रेशर ऑफ Hg क्या आएगा बच्चों, mg साइन थीटा, ये फोर्स हो गया अपॉन एरिया प्लस PATM। देखो इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, mg को क्या लिख सकता हूं मैं, L इंटू ए, लेंथ इंटू एरिया दिया रहेगा, लेंथ इंटू एरिया साइन थीटा अपॉन एरिया प्लस PATM। देखो ये अच्छी चीज़ बन जाती है। ये क्या, और यहाँ पे क्या बनेगा, और एक रो जी भी बनेगा, एक रो भी आएगा और एक जी भी आएगा, एक यहाँ पे रो भी आएगा और एक जी भी आएगा, मैं भूल गया था। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास, देखो ए से ए कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, रो जी एल साइन थीटा प्लस PATM, ये आएगा। देखो तो ये क्या बन गया, एल। देखो अगर आप नॉर्मल प्रेशर क्या लिखते थे, रो जी एच, जब ये आपका पूरा का पूरा वर्टिकल या पूरा का पूरा वर्टिकल हो, अगर मान लो अगर आपका कुछ एंगल से इंक्लाइंड है तो ये क्या बन गया, रो जी एल साइन थीटा। तो एल के साथ क्या हो गया, ये साइन थीटा आ गया। तो अब आप ऐसे सोच सकते हो कि ये लेंथ, ध्यान देना बच्चों, ये लेंथ क्या है बच्चों, ये लेंथ आपको दी हुई है, ये लेंथ आपको कितनी दी हुई है, एल दी हुई है, और ये कितना दिया हुआ है, थीटा। तो आप खुद बताओ कि ये वाली लेंथ कितनी आएगी, वर्टिकल लेंथ आएगी एल साइन थीटा, और ये वाली लेंथ कौन सी आएगी, एल कॉस थीटा। तो अब कौन सी लेंथ प्रेशर लगाएगी, जो वर्टिकल वाली रहेगी, वर्टिकल वाली लेंथ तो क्या बन जाएगा, एल साइन थीटा। तो आप ऐसे जनरलाइज कर सकते हो कि अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, मान लो आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया होता बच्चों कि कुछ ऐसी इंक्लाइंड होती है, कुछ ऐसी इंक्लाइंड होती, और आपको ये एंगल दे दिया मान लो 37 डिग्री, और ये मान लो ये आपको दिया हुआ है ये लेंथ 50 सेंटीमीटर आपको बताना, और ये क्या है, PATM दिया हुआ है, आपको प्रेशर ऑफ गैस निकालना है। तो आप क्या करते, PHg प्लस PATM करते आप बच्चों। तो क्या करोगे आप, अब ये जो L है, ये L तो हमारा इंक्लाइंड दिया हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वर्टिकल वाली लेंथ। तो वर्टिकल वाली लेंथ कैसे निकालोगे आप, देखो वर्टिकल वाली लेंथ निकालोगे, ये कितना दिया हुआ है 37, तो ये कितना है हमारा 50, तो ये कितना बन जाएगा 50 साइन 37। तो ये 50 की 50 लेंथ हमारी प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, 50 का साइन थीटा करेगी, ये थीटा दिया, ये थीटा साइन थीटा, ये कितना बन जाएगा 50 का साइन थीटा कितना बन जाएगा, 50 इंटू 37 कितना होता है, 37 होता है हमारा शायद 3/5, तो कितना बन जाएगा 30। तो 50 में से सिर्फ 30 सेंटीमीटर ही हमारी इंक्लाइंड लेंथ आएगी जो प्रेशर के लिए आएगी। तो कितना लिख दोगे यहाँ पे 30 प्लस 76, तो ये कितना बन जाएगा हमारा 106 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो ये आप ध्यान रखना। ये देखो अगर आप मैथमेटिकल प्रूफ करोगे तो कुछ इस टाइप से प्रूफ होगा, और हम लोगों ने डायरेक्ट क्या सोच लिया कि भाई अगर इंक्लाइंड है, ऐसा मान लो कि ये हमारे पास इंक्लाइंड है, तो इसका एक कंपोनेंट ये वाला आएगा और एक वर्टिकल आएगा। तो वर्टिकल से कुछ नहीं करना, जो हॉरिजेंटल आपका लेंथ का जो आ रहा है, जो हॉरिजेंटल आ रहा है वो तो आपका ट्यूब पे लगाएगा, ये ट्यूब पे आ जाएगा, और जो आपका वर्टिकल आ रहा होगा वो क्या होगा हमारा, किस पे आ जाएगा, वो प्रेशर गैस पे एग्जर्ट कर रहा होगा। तो ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक आ गई, जब भी हमारे पास इंक्लाइंड रहेगा तो आप ऐसे कर लेना। तो चलो अब एक, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एल रो जी एल, रो जी एच होता था तो एच की जगह क्या आ गया, एल साइन थीटा, रो जी एच प्लस PATM। इसको हम लोग ऐसे करके छोड़ देंगे। अगर आपको ऐसी कैलकुलेशन दी है तो इस टाइप से आप लोग निकाल के कर लेना। तो चलो अब हम लोग एक आध दो क्वेश्चन होमवर्क में लगते हैं और वो आपको करना है। तो मान लो हमारे पास कुछ इस टाइप की चीज़ दी हुई है, फिफ्थ क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है,
ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बच्चों 20 सेंटीमीटर, और PATM वही दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये एंगल दे दिया आपकी बार 37 डिग्री। फाइंड द प्रेशर ऑफ गैस, इसका क्या फाइंड है, फाइंड द प्रेशर ऑफ गैस, ये आपको फाइंड करना है। और ये 6th आपको कुछ थोड़ा अजीब करके दे देता हूँ, कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये L दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, ये L कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, और ये एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर गैस ट्रैप है, गैस। P एटमॉस्फेयर कितना दिया हुआ है बच्चों 1 ATM। फाइंड प्रेशर ऑफ गैस, इस गैस का प्रेशर हमें फाइंड करना है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, दोनों के दोनों क्या हो गए बच्चों, होमवर्क। इससे टफ कुछ नहीं पूछते हैं। तो आपको क्या सिखाया है भाई, अगर इंक्लाइंड में है तो आप ये देख लो कि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ रहा है, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ रहा है, वो क्या बन जाएगा, वो आपका प्रेशर एग्जर्ट करेगा, बाकी दूसरा वाला प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर रहा होगा। तो ये हमारे पास कुछ 3-4 क्वेश्चन होगा जो हमारे रह गए थे। बाकी अब हम लोग अब नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं कि गैस लॉ। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि गैस लॉ क्या होते हैं। तो हम लोग गैस लॉ के बारे में देख लेते हैं, गैस लॉ क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे हम इनका यूज़ करते हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, वो सब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, गैस लॉ। लिखना है इसमें क्या होते हैं, gives the mathematical relation between pressure, volume, temperature and moles of the गैसियस सब्सटेंस। तो क्या होता है कि ये जो लॉ होते हैं, लॉ क्या करते हैं बच्चों, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और मोल्स में क्या करते हैं, कोई भी गैसियस सैंपल है उसमें रिलेशन प्रोवाइड करते हैं कि भाई इसका टाइम, जैसे PV = nRT, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल, तो वो क्या है, गैसियस लॉ से ही आई हैं। तो वो हमारे किससे आए हैं बच्चों, गैसियस लॉ। तो गैस लॉ क्या होते हैं, गैस लॉ क्या करते हैं, मैथमेटिकल रिलेशन प्रोवाइड करते हैं कि भाई प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट आएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा, नंबर ऑफ मोल्स पे क्या इफेक्ट आएगा, वो सब हमें किससे मालूम चलते हैं, गैस लॉ से। तो गैस लॉ हमारे 3-4 होते हैं मेनली, तो उनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सिंपली क्या होता है, अगर आपसे पूछा कि गैस लॉ क्या है, तो गैस लॉ हमारे पास ऐसे लॉ हैं जो क्या करते हैं, जो भी मेजरेबल क्वांटिटी होती है गैस की, उनमें रिलेशन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें, जैसे सबसे पहले हम लोग गैस लॉ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा, हम लोग बॉयल्स लॉ की बात। तो अगर हम लोग बॉयल्स लॉ की बात करें तो ये क्या होता है, ये हम लोग पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। फॉर ए फिक्स्ड amount of gas at constant temperature, the volume occupied by the gas is inversely proportional to the pressure of the gas। ये था हमारा पहला लॉ, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, V एंड P के बीच रिलेशन देते हैं, वॉल्यूम एंड प्रेशर के बीच। तो अब आप ये ध्यान रखना, देखो एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि हमारे पास इक्वेशन क्या है, PV = nRT। देखो जितने भी हमारे पास डिफरेंट लॉ है, हमारे पास मेजरेबल क्वांटिटी कौन सी है, प्रेशर, वॉल्यूम,
टेम्परेचर, मोल। तो जब भी कोई एक लॉ आएगा तो किसी दो के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहेगा, बाकी दो हमारी कांस्टेंट, आर तो हमारा कांस्टेंट है। अगर दो हमारे पास दो क्वांटिटी के बारे में रिलेशन प्रोवाइड करेगा, बाकी अदर को हम दो को कांस्टेंट रखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, बॉयज लो क्या हो रहा है, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस मतलब नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हो गए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर फिक्स हो गया। तो अब बचा कौन, पी भी एन और टी में, पी भी और एन टी में एन और टी तो फिक्स हो गया, तो कौन बचा, पी और बी। तो मतलब बॉयज लोग इसके बारे में रिलेशन देगा हमें प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में। तो उन्होंने क्या बोला, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। यहाँ पे प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस, मतलब जो भी गैस प्रेशर अप्लाई, प्रेशर ऑफ द गैस और प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस। तो यहाँ पे आप अप्लाइड भी ले सकते हो या फिर प्रेशर ऑफ द गैस। तो अब आप यहाँ इस आप खुद सोच सकते हो कि उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये क्या होगा, ये मैथमेटिकल हो गया उनका, ये मैथमेटिकल हो गया कि भाई आप खुद सोच सकते हो ना ये तो, कि भाई P, ये दोनों कांस्टेंट तो इनको आप V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P आप खुद बोल सकते थे भाई। PV को स्टेनर्टी आप पहले ही पढ़ चुके थे, ये इन्हीं से डराइव हुई थी, बस इनका हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग आसानी से समझ सकें। देखो ये N और T कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो आप P और V क्या होगा हमारे, P बढ़ाओगे तो V कम होगा, V बढ़ाओगे तो P कम होगा, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो ये हमारे पास आ गया, ये लिख दो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एन और टी क्या है बच्चों, हमारे कांस्टेंट है। अब इसको हम ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो क्या होगा, ये कांस्टेंट आएगा, तो V इक्वल्स टू के पी लिख सकता हूँ, के क्या होगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट अपॉन P। के क्या हो गया हमारा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। क्या कोई इसकी वैल्यू बता सकता है, वैल्यू क्या होगी के की वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं, के की वैल्यू क्या होगी। तो आप खुद सोचो कि हमारे पास क्या है, पी भी इक्वल्स टू एन आर टी हो गया, तो भी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, एन आर टी बाई पी, और इसको क्या लिख सकता हूँ, भी इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन 1 बाई पी। तो ये जो वैल्यू बच रहेगी ये क्या बन गया हमारा, के बन गया। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप देखो एन आर टी, ये क्या बन गया हमारा, के बन गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, भी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो हम ऐसा बोल सकते हो कि अगर आप ऐसा मान लो कि कोई आपने एक बलून लिया, बलून मान लो, बलून आपने लिया, उसके अंदर आपने बंद कर दिया बलून को बंद कर दिया, उसके अंदर मोल जितनी गैस थी उतनी रहेगी, और रूम टेम्परेचर पे लिया, टेम्परेचर चेंज हुआ। अगर आप उसको कंप्रेस करोगे, आप खुद सोचोगे अगर आप कंप्रेस कर रहे हो तो क्या होगा, अंदर क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा तो अंदर प्रेशर बढ़ेगा। तो आपने कहा कि कंप्रेस करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, मतलब उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा जनरेट हो गया। वॉल्यूम आप कंप्रेस कर रहे हैं मतलब वॉल्यूम कम कर रहे, तो अंदर क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो वही तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम। तो आप कंप्रेस करोगे अगर किसी चीज़ को तो क्या होगा, उसके अंदर अगर मोल्स और टेम्परेचर तो कंप्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो कंप्रेस कर रहा है मतलब वॉल्यूम कम कर रहा है, वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई कि वॉइस लो क्या था, VOT एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये हमारी कहानी हो गई। तो ये हमारे पास बन गया। अब मान लो बच्चों, तो ये हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन आ गया। मान लो हमारे पास दिया हुआ है कि कोई एक सैंपल है, आप खुद सोचना, मान लो मेरे पास एक कोई सैंपल था, कोई एक सैंपल है जिसका वॉल्यूम V है, V1 है और प्रेशर P1 है। आपने क्या किया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल, मतलब आप ना मोल चेंज कर रहे हो, ना आप टेम्परेचर, ना नंबर ऑफ मोल्स एन अमाउंट चेंज कर रहे हो। आपने क्या किया, वॉल्यूम और प्रेशर चेंज कर दिया। मान लो वॉल्यूम को आपने V2 कर दिया तो प्रेशर क्या हो गया हमारा, P2 आ गया। फिर आपने क्या किया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल, आपने फिर ये कंडीशन चेंज की कभी का, तो ये आपने क्या कर दिया, V3, और ये क्या कर दिया आपने, P3 कर दिया। अब आपको रिलेशन बताना है, V1 V2 V3 में रिलेशन बताना है कि इनमें रिलेशन क्या रहेगा। तो आप सिंपल बोल सकते हो कि भाई V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू क्या है हमारा, K है। V2 अपॉन T2 इक्वल्स टू क्या है हमारा, K है। V3 अपॉन, सॉरी गलत कर दिया, हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, देखो इसको तो हम ऐसा ले सकते हैं, तो ये K बन गया। अब अभी यहाँ पे आपको सोचो कि इसको आप ऐसे ले सकते हो, P
इक्वस टू के। तो यहाँ पे आप कह सकते हो V1 P1 इक्वस टू के। यहाँ पे क्या ले सकते हो V2 P2 इक्वस टू के। और यहाँ पे क्या ले सकते हो V3 P3 इक्वस टू क्या ले सकते हो के। और के क्या है, के क्या है हमारे पास, सबके लिए सेम रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो एन आर के क्या है हमारा एन और टी सबके लिए फिक्स है और आर भी सबका सेम ही रहता है। तो ये क्या बन जाएंगे, सबके के सेम हो जाएंगे। तो आप क्या ले सकते हो V1 P1 इक्वस टू P2 V2 इक्वस टू P3 V3। ये आप कब लगा सकते हो P1 V1 इक्वस टू P2 V2, ये कब लगा सकते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल्स, मतलब कब बॉयल्स लो। बॉयल्स लो क्या था, मोल्स और टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो ये आप ऐसे यूज कर सकते हो। तो अब हमें इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि सर हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, क्या करेंगे। अब देखो जैसे मैं एक एग्जांपल आपको करा देता हूँ कैसे हम लोग यूज़ करते हैं इसको। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास कोई गैसियस सैंपल है, कोई गैस है जो दिया हुआ है 10 ml। कुछ इस टाइप का हमारे पास सेटअप दिया हुआ है। ये मर्क्यूरी फिल है। PATM कितना दिया हुआ है बच्चों, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपने क्या किया, ये जो गैस है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल, कांस्टेंट टेम्परेचर और मोल, आपने क्या कि ना तो आपने इसमें कोई टेम्परेचर बढ़ाया ना अमाउंट बढ़ाया, आपने क्या कि कुछ सेटअप में चेंज कर दिया। आपने कुछ सेटअप में चेंज किया। गैस आ गई कितनी, 4 ml। अभी कितनी थी 10 ml, अब कितनी हुई 4 ml। अब आपने यहाँ पे क्या कुछ आपने मर्क्यूरी ऐड कर दी, हाइट H। PATM कितना चल रहा है हमारा, 1 एटमॉस्फेयर। तो आपने हाइट H ऐड कर दी। अब आपको क्या करना है, फाइंड, ये क्या है, ये भी Hg है और ये भी Hg है। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड H फाइंड करना है। अब देखो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम प्रोसीड करेंगे। अच्छा ये बताओ कि इसका वॉल्यूम कितना हो गया बच्चों, इसका वॉल्यूम हो गया 10 ml। इसका प्रेशर कितना आएगा, जल्दी प्रेशर बताओ, प्रेशर कितना आएगा। देखो ये लेवल बराबर है तो 1 ATM यहाँ लग रहा है, तो ये लेवल बराबर है। तो प्रेशर ऑफ गैस इक्वस टू, यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस आप क्या बोल सकते हो, प्रेशर ऑफ गैस इक्वस टू PATM बोल सकते हो। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। देखो ये लेवल बराबर है तो ये जितना प्रेशर यहाँ लग रहा हो उतना प्रेशर, अगर यहाँ इसका प्रेशर ज़्यादा होता तो ये नीचे चला जाता है, ये ऊपर, इसका प्रेशर ज़्यादा होता तो ये नीचे, ये ऊपर चला जाता। लेकिन यहाँ पे लेवल बराबर है, मतलब क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस कितना बन जाएगा बच्चों हमारा, 1 ATM। इसका हमें वॉल्यूम दिया है, इसका देखो NOT दोनों कांस्टेंट है, इसका हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका प्रेशर कितना आएगा। अब प्रेशर आप खुद सोच सकते हो कि इस लेवल पे ये प्रेशर बराबर रहेगा। तो यहाँ पे कौन कौन है हमारा, PATM प्लस PHG, इन दोनों के बराबर आएगा। अब आप खुद सोचो बच्चों कि ये जो सैंपल है वही सैंपल है, ये इसका मोल और टेम्परेचर कांस्टेंट, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, P1 V1 इक्वस टू P2 V2। तो यहाँ पे प्रेशर कितना है बच्चों, 1 ATM कर दो, 1 ATM या फिर आप 76 सेंटीमीटर लिख दो, 76 Hg। और ये वॉल्यूम कितना है 10 इक्वस टू, ये प्रेशर कितना बन जाएगा हमारा बच्चों, 76 प्लस H इक्वल इंटू 4, यही आ गया। तो ये हमारे पास कितना बच गया, इसको आप डिवाइड करोगे बच्चों तो ये डिवाइड करने पे ये बन जाएगा हमारा, ये 19 इंटू 10 इक्वस टू 76 प्लस H। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 190 माइनस 76 सेंटीमीटर। देखो ये हाइट आ जाएगी। देखो
तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था एट कांस्टेंट, अगर ये गिवन नहीं होता तो फिर आप नहीं लगा पाते P1 V1 P2 V2। तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि अब आप खुद सोच सकते हो बेटा PV = NRT है। अगर आपका NOT कांस्टेंट है तो P और V क्या रहेंगे, P और V का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट आएगा। उसी सैंपल को आप ज़्यादा वॉल्यूम करोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा करोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक हो गया। तो ये हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनते हैं। तो हमारे पास क्या होता है बॉयस लॉ में, क्या होता है P1 V1 = P2 V2 = P3 V3, ऐसा हमारा जितनी बार आप चेंज, बस कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स हमारे चेंज नहीं होने चाहिए। तो ये तो हम लोगों ने मैथमेटिकल बात कर ली। अब हम बात करते हैं बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, हम ग्राफ में बॉयल्स लॉ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे कि बॉयल्स लॉ, तो हम लोगों ने देखे, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करने से पहले आपको थोड़े बहुत ग्राफ आपको मालूम होंगे। जैसे आप लोगों ने ये ग्राफ पढ़ा होगा y = mx + c, y = mx + c आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अगर हम y = mx + c की अगर हम लोग बात करें तो ये ग्राफ हमारा बनता कैसे, अगर हम इसकी बात करें तो ये ग्राफ मान लो अगर हमें बनाना है तो ये हम लोग कैसे बनाएंगे। ये हमारे पास y कंपोनेंट रहेगा, मान लो इसका इंटरसेप्ट c है तो ये c हो जाएगा और ये स्लोप m हो जाएगा। सेकंड अगर मान लो आपको बताना x × y = कांस्टेंट, या फिर आप बोल सकते हो y is inversely proportional to x और y = समथिंग k/x, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये आपका y हो गया, ये x हो गया, एक को y को बढ़ाओगे तो x कम होगा, x को बढ़ाओगे तो y कम, तो क्या बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस टाइप का बनता है। थर्ड मान लो आपको बोल दिया कि y = x², क्वाड्रेटिक y = x², तो ये तो सबसे रद्दी है, तो आपको मालूम ही हो कैसे बनता है। ये मान लो हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें ये हमारे पास दिया हुआ है y और ये दिया हुआ है हमारे पास x, तो किस टाइप का बनेगा ये हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। और अगर हम लोग एक और हम लोग फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ ग्राफ की अगर हम लोग बात करें, जैसे y = कांस्टेंट दिया हुआ है, y = कांस्टेंट दिया, ये y दिया हुआ है, ये x दिया है, तो क्या आएगा कांस्टेंट, तो जितना भी कांस्टेंट मान लो k है, अब आप x को कितना भी चेंज कर जाओ ये हमेशा क्या रहेगा फिक्स ही रहेगा, ऐसा बनेगा। और ये क्या रहेगा हमारे पास k। मान लो फिफ्थ आपको दे दिया x = कांस्टेंट, मान लो ये दे दिया, ये भी k दे दिया, तो ये आप कैसे बनाओगे, सिंपल है भाई, ये y हो गया, ये x हो गया, तो x कांस्टेंट है तो x की वैल्यू फिक्स है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये वैल्यू और ये कितना रहेगा बच्चों, ये रहेगा हमारे पास k। इस टाइप की 4-5 जो ग्राफ हैं हमें इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, और ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ेंगे प्लॉट करना। अब देखो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें बॉयल्स लॉ की, तो हमारे पास क्या था v is inversely proportional to 1/p, ये हमारे पास लॉ है। ये हमारे पास क्या है लॉ एट कांस्टेंट एंड t, ये है हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ग्राफ v वर्सेस 1/p। तो जल्दी सोच लो किस टाइप का ग्राफ बनेगा v वर्सेस 1/p। तो अगर हम ये बना रहे हैं बच्चों तो कुछ इस टाइप का ग्राफ हमारे पास आ रहा होगा, ये v हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास 1/p हो गया। अब आप खुद सोचो कि v और p का ग्राफ कैसे आ रहा था। देखो v और p में रिलेशन क्या है, v = क्या आ रहा था k/p। तो ये देखो 1/p, देखो इसको आप ऐसे मान लो कि v को आप क्या मान लो बच्चों, इसको आप ऐसे ले सकते हो v = k/1/p। v को आप क्या मान लो y कोऑर्डिनेट मान लो, और 1/p को क्या मान लो x मान लो। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास क्या बच्चों, ये y बन गया, और 1/p क्या बन गया हमारे पास x बन गया। तो ये क्या बन गया y = kx आ गया, और y = kx क्या हो गया लीनियर बन जाएगा, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा, ये बन जाएगा। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका स्लोप कितना है, स्लोप क्या रहेगा k, स्लोप किया जाएगा। और ये 0 पे अगर v 0 हो तो p 0 रहेगा। तो इस टाइप का हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। आ गया समझ में, देखो किसी को डाउट तो नहीं, v वर्सेस 1/p का ग्राफ हमारे पास ये आ गया। अब मान लो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, इसी ग्राफ को थोड़ा आगे हम लोग एक्सटेंड करते हैं।
तो इसमें क्या है बच्चों, ये जो जब भी हमारे पास मान लो हमारे पास ये ग्राफ दिया हुआ है P वर्सेस V वर्सेस 1/P, हमें मालूम है कि स्टेट बनेंगे, एक ऐसा दिया हुआ है, एक ऐसा दिया हुआ है, एक ऐसा दिया हुआ है। इसका टेम्परेचर T1 दिया हुआ है, इसका टेम्परेचर T2 दिया है, इसका टेम्परेचर T3 दिया है। और ये हमें मालूम है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो यहाँ पे सभी के n क्या है, सभी के सेम है। T1 पे भी वही n है, T2 पे भी वही m है, T3 पे भी वही नंबर ऑफ मोल सेम है। आपको T1, T2, T3 क्या होगा, मान लो आपने टेम्परेचर T1 पे ये बनाया, टेम्परेचर T2 पे ये बन गया, टेम्परेचर T3 पे ये बन गया। हमें टेम्परेचर T1, T2, T3 पे हमें ये बताना है कि क्या रिलेशन होगा। अब हमें मालूम है बच्चों यहाँ पे कि इसका देखो स्लोप, ये क्या है, सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है, T3 का है। हमें मालूम है कि भैया P = K/P, और K क्या होता है, nRT/P, ये K होता है। अब सबका मोल फिक्स है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा उसका क्या, देखो n सबके लिए T1, T2, T3 सबके लिए n सेम है। तो आपको सोचो कि T जिसका ज़्यादा रहेगा उसका K ज़्यादा आएगा, T जिसका ज़्यादा रहेगा उसका स्लोप ज़्यादा रहेगा। स्लोप क्या है, nRT, n सबका फिक्स है, जिसका तो स्लोप सबसे ज़्यादा किसका है, T3 का। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, T3 सबसे ज़्यादा है, T2 सबसे और T1 सबसे कम है। और ये इस लाइन पे आपको यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सब पे टेम्परेचर क्या मिलेगा, T1 ही मिलेगा। तो जहाँ पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पे चले जाओ तो यहाँ पे T2, 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 तो यहाँ पे टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट, उसको उस कर्व को हम क्या बोलते हैं, आइसो मतलब सेम, और थर्म मतलब टेम्परेचर, आइसोथर्म। तो आइसोथर्म क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर कर्व, ऐसा कर्व जहाँ पे टेम्परेचर, देखो ये पूरा, ये क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा आपका T1 का आइसोथर्म, ये T2 का आइसोथर्म, ये T3 का आइसोथर्म। और एक और हमारे पास आसान तरीका है, देख, एक तो एक हमने को ने ऐसा देख लिया कि भाई अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमारा K बढ़ जाएगा, K बढ़ेगा, सबसे ज़्यादा स्लोप ऐसा है। अगर आप ऐसे भी चेक कर सकते हो बच्चों कि PV = क्या होता है, PV = क्या होता है, nRT होता है। अब देखो n तो सबका सेम है, तो n पे डिपेंड नहीं कर रहा है, r सबका सेम है। अब एक काम करो कि आप एक लाइन खींच दो, ऐसी वर्टिकल लाइन खींचोगे तो ये 1/P, मतलब इसके लिए भी 1/P सेम हो जाएगा, इसके लिए भी P 1/P, इसके लिए भी 1/P। तो देखो सबका P 1/P सबका सेम हो जाएगा, मतलब प्रेशर सबका। आपने एक वर्टिकल लाइन खींच दी, मतलब आपने क्या किया कि 1/P के कंपोनेंट इसके लिए भी सेम कर दिया, इसके लिए भी सेम कर दिया, इसका लिए भी सेम कर दिया। मतलब आपने क्या किया, P = nRT/P, तो आपने 1/P को भी फिक्स कर दिया, n को भी फिक्स कर दिया, r फिक्स था। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा उसका, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा आएगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा किसका है, देखो इसका, ये V3 रहेगा, ये क्या रहेगा बच्चों, ये V2 रहेगा, और ये क्या रहेगा हमारा V1। तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा किसके लिए, T3 के लिए। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन सा हो जाएगा, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा उसका टेम्परेचर। तो देखो यहाँ पे देखो T3 सबसे ज़्यादा, T2, T1, कैसे भी आप कर सकते हो, आपके आंसर आ जाएंगे। तो ये हमारा वेरीफाई करने का तरीका हो गया। तो बॉयस लॉ में किस टाइप के कर्व बनते हैं, हमारे आइसोथर्म वाले कर्व हमारे बनते हैं। अब अगर हम सेकंड की बात, इस थर्ड की बात करें, आपको V वर्सेस P का बनाना है, तो कैसे बनेगा, V = क्या था, K/P था। तो इसको आप ऐसे ले सकते हो, V वर्सेस किसका बनाना है, P का। तो P = क्या बन जाएगा हमारा, K को, K क्या है हमारा, कांस्टेंट। तो अगर आप इसका कर्व बनाओगे बच्चों, तो ये हमारा V बन गया, ये P बन गया। P को आप x मान लो और V को आप y मान लो, = कांस्टेंट। तो x × y = कांस्टेंट। तो कैसा बनता है, आपको बताया था अभी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कांस्टेंट। तो ये कुछ, V को आप y मान लो, इसको क्या मान लो आप, x मान लो। तो कैसा बनेगा, इस टाइप का आ जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये अब मान लो आपको दे दिया, एक टेम्परेचर T1 पे बना दिया, एक आपसे बनवा दिया टेम्परेचर, मान लो आपको बनवा दिया टेम्परेचर T2 पे, ये टेम्परेचर T2 पे आ गया, और एक और दे दिया टेम्परेचर T3 पे दे दिया।
ये कुछ हमारे पास इस टाइप के कर्व बन गए। तो V और P में कैसा बनता है हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोल। और आपको टेम्परेचर बताना है कि T1 T2 T3 में क्या रिलेशन रहेगा। T1 T2 T3 सेम अमाउंट की गैस है। तो वही तरीका है भाई कि एक आप लाइन खींच लो या फिर आप ऐसे चेक कर लो कि एक आपने लाइन खींच ली वर्टिकल, तो इसके लिए भी प्रेशर P हो गया, इसके लिए प्रेशर ये P है तो ये भी P हो जाएगा और ये भी P हो जाएगा। और हमें क्या मालूम है पी भी इक्वल्स टू NRT। सबके लिए प्रेशर सेम है तो प्रेशर वाली टर्म हट जाएगी, मोल सेम है तो मोल वाली R वाली। जिसका वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा। तो इसमें देखो ये क्या बन जाएगा V3, ये क्या बन जाएगा हमारा V2, ये क्या बन जाएगा हमारा V1। तो देखो V3 हमारा ज़्यादा है क्योंकि ये आप खुद देखो कि अगर आप वॉल्यूम बाय वाली लाइन पे ऊपर जाओगे तो बाय का कंपोनेंट बढ़ेगा, सॉरी बाय का कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, तो V3 सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास V3 V2 V1। V3 किससे कॉरस्पॉन्डिंग T3 के, तो क्या बन जाएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा T3 T2 T1। ऐसे आप फाइंड कर सकते हो। ये आ गया हमारे पास। तो इस टाइप से हम लोग बता सकते हैं कैसा होगा। अब मान लो हम लोग थर्ड ग्राफ हो गया, तो ये आप अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप एक बार दोबारा वीडियो देखो और अच्छे से बनाने की कोशिश करो। थर्ड हो गया, मान लो हमारे पास दिया हुआ है फोर्थ दिया है, आपको बनाना है log V वर्सेस log 1/p, log V वर्सेस log 1/p। अब ये log आ गया बच्चों, तो टेंशन नहीं लेनी है। देखो कहीं कहीं P वर्सेस 1/p वर्सेस V दिया रहेगा तो कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्रेशर आ जाएगा, यहाँ वॉल्यूम आ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला ग्राफ के नेचर में। मान लो कहीं के दिया रहेगा P वर्सेस 1/v, तो P की जगह 1/v कर देना और V की जगह P कर देना, तो बात तो वही है हमारी। आप ऐसा लिख लो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p और P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, दोनों सेम ही चीज़ है। तो टेंशन नहीं लेना, कहीं कहीं P भी दिया रहता है, कहीं P पहले दिया रहेगा V बाद में, तो ये आपका y बन जाएगा, ये x बन जाएगा। अभी क्या है, अभी ये x है, ये y बन जाएगा, कुछ नहीं होने वाला उसमें चेंज। अब देखो हमें लॉग में ग्राफ प्लॉट करना है और हमारे पास इक्वेशन क्या है बच्चों, V इक्वल्स टू, हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, V इक्वल्स टू K/P। इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं K इंटू 1/p। अब लॉग में चाहिए तो क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग लॉग ले लेंगे, तो ये लॉग क्या बन जाएगा बच्चों, ये लॉग V बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा लॉग K 1/p। तो लॉग को आप खोलोगे तो क्या बन जाएगा, ये लॉग V इक्वल्स टू लॉग K प्लस लॉग 1/p। इसको क्या मान लो आप बाय कंपोनेंट मान लो, इसको क्या मान लो आप एक्स कंपोनेंट। तो ये क्या बन गया हमारा बाय और ये क्या बन गया हमारा एक्स। तो ये क्या है बाय समथिंग ये और ये एक्स, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये स्टेट टाइप का बनेगा। यहाँ पे अगर आप बाय और एक्स ले रहे हो तो बाय क्या बन गया हमारे पास लॉग भी, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास लॉग 1/p। देखो ऐसा लिख दो, ये क्या होगा इंटरसेप्ट। देखो ये क्या बन गया, देखो ये पूरा का पूरा एक कंपोनेंट बन गया बाय, ये क्या बन गया एक्स। अब हमें क्या मालूम बाय इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो इसका स्लोप क्या बन जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा 1 और इंटरसेप्ट क्या है ये c बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बच्चों हमारा इंटरसेप्ट बन जाएगा। तो ये बन गया बाय, ये x बन गया, स्लोप क्या आ गया 1 और स्लोप कितना आया 1 और इंटरसेप्ट कितना आया c, तो ये बन गया हमारा कितना c लॉग c इंटरसेप्ट, और स्लोप कितना है 1, ये बन जाएगा। तो ये आपका इसका स्लोप कितना आएगा बच्चों, ये ध्यान रखना स्लोप कितना आएगा 1, स्लोप 1 मीन्स ये एंगल कितना रहेगा 45 डिग्री। देख लो एक बार, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा टेंशन हमें नहीं लेनी है इस टाइप की। चलो एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एक मैं इसमें आपको होमवर्क दे रहा हूँ। 5th log P वर्सेस log V, ये आपको ड्रॉ करना है log P वर्सेस log V। एक और बनाना है PV वर्सेस P, PV वर्सेस P बताना है। तो ये मैं बनवा देता हूँ। देखो हमें क्या मालूम PV वर्सेस P बनाना है, PV वर्सेस P। तो हमें क्या मालूम था PV इक्वल टू क्या आता है बच्चों,
कांस्टेंट आता है। तो अब ये इसको आप पी वी वर्सेस वी, तो यहाँ पे आपको बताया था कि जब भी कांस्टेंट रहेगा तो ये क्या है, ये चीज़ कांस्टेंट है, चाहे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो या वॉल्यूम बढ़ा लो, ये चीज़ हमें कांस्टेंट ही मिलने वाली है। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट आ जाएगा कि इस टाइप। मान लो आपको ऐसा दिया होता पी वी वर्सेस भी दिया होता, तो ये भी ग्राफ कैसा बनता बच्चों हमारा, ये बनता हमारे पास, ये भी क्या बनता, पी वी वर्सेस भी, इस टाइप का हमारे पास ग्राफ आने वाला होता। तो इसमें कोई हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको अभी बताया था कि बाय एक्स बाय इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ अगर आप बाय और एक्स के रिस्पेक्ट में बनाओगे, यहाँ पे आप एक्स ले लो और यहाँ पे आप एक्स बाय ले लो, तो ये तो फिक्स चीज़ है इनका मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमेशा चाहे आप x को बढ़ा लो चाहे y को बढ़ा लो, ये हमारा कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट चीज़ ही मिलेगी ऐसी। x y क्या है, p भी क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू फिक्स हो गई। अब चाहे आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो ये अब आप बोलोगे नहीं सर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो ये तो बढ़नी चाहिए, तो वॉल्यूम कम होता जाएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट चीज़ ही मिलेगी। तो कैसा मिलेगा, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है। चलो सोचना है आप लोग। और ये कौन सा था, 6th नंबर का था। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे कौन सा, 7th नंबर। अगर हम 7th नंबर की बात करें तो हमें मान लो बताना है, आपको प्लॉट करना है बच्चों वी स्क्वायर वी वर्सेस 1/p। ये होमवर्क है, ये आप ड्रॉ करना। तो बच्चों सेकंड लॉ हम लोग पढ़ने वाले हैं, चार्ल्स लॉ। देखो चार्ल्स लॉ हमें वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब हमें मालूम है कि पी वी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। अब वॉल्यूम और टेम्परेचर की भी इन्फॉर्मेशन है, मतलब बाकी चीज़ क्या रही कांस्टेंट, मतलब इसमें नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर क्या रहेगा कांस्टेंट। तो इसके लिए हम लोग अगर डेफिनेशन की बात करें या फिर स्टेटमेंट की बात करें तो क्या रहेगा, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड fixed amount of gas at constant pressure, the volume occupied by the gas is directly proportional to the temperature of गैस। आया समझ में क्या बोल रहे हैं वो ये उन्होंने सिंपल बोला था कि अगर कोई भी जो गैस रहेगी फिक्स्ड अमाउंट, मतलब मोल फिक्स रहेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे, जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तो हम यहाँ पे सिंपल ये बोल सकते हैं बच्चों कि अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा इसका, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल्स, कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल्स। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, तो ये प्रेशर और मोल्स क्या रहेंगे बेटा, कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या हो सकते हैं, इसको अगर हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट रहेंगे तो के आएगा, ये क्या K2 बोल सकते हैं, उसको K1 बोल देना, K2 क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे K2 को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होगी जल्दी बताओ, जल्दी सोचो। देखो वैल्यू की अगर हम बात करें, V और T को हटा दो, हमारे पास क्या था, V इक्वल्स टू NR/P इंटू T। तो ये क्या बन गया, ये K2 बन गया। तो K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, NRP, ये वैल्यू हो जाएगी NRP। और इसको हम ऐसा दे सकते हैं V/T इक्वल्स टू K2। और K2 क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या हो, क्योंकि फिक्स आपने प्रेशर कर दिया, मोल भी फिक्स कर दी, तो आया तो पहले से फिक्स था, तो ये फिक्स हो गया, तो कांस्टेंट बन गया। अब मान लो फॉर ए गिवन सैंपल, फॉर ए गिवन सैंपल की अगर हम बात करें, मान लो वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T2 है, एट कांस्टेंट
प्रेशर एंड मोल, क्या बन जाएगा ये V2, और टेम्परेचर क्या बन गया बच्चों, टेम्परेचर बन गया इसका T2। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या था V1/V2, क्या था बच्चों K2 था, और यही क्या बन जाएगा V2/T2, ये हमारे पास आ गया। देखो तो और हम लोग बोल सकते हैं, अगर हम मान लो बहुत सारे चेंज कर रहे हैं तो हम हमेशा बोल सकते हैं V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2 इक्वल्स टू V3/T3 इक्वल्स टू V4/T4। ऐसे सब हमारे पास चलते रहेंगे। और अगर फॉर ए गिवन सैंपल, ये हमारे पास चलता रहेगा। तो ये हम लोगों ने क्या देख लिया बच्चों, ये हम लोगों ने बात कर, देखो और इसमें हम लोगों ने बात की कि कांस्टेंट प्रेशर है। देखो जैसे आपको बताया था अभी कि जैसे अगर कोई सी भी प्रोसेस हो रही है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये आपको बहुत सारी जगह यूज पड़ेगा कि मान लो अगर कोई सी प्रोसेस हो रही है जिसमें अगर हमारे पास मान लो कांस्टेंट टेम्परेचर है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, आइसोथर्मिक प्रोसेस। और मान लो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या बोलते हैं उसे हम लोग बच्चों, आइसोबारिक। और मान लो वॉल्यूम कांस्टेंट तो क्या बोलते हैं उसे हम लोग, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। और अगर हीट कांस्टेंट है, ये ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर हीट हमारे पास कांस्टेंट क्या बोलते हैं हम लोग, एडियाबैटिक प्रोसेस। ये आप ये याद रखना, ये तीन की हमें ज़रूरत पड़ती है, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड आइसोथर्मिक प्रोसेस। तो ये तो हम लोगों ने, जैसे आपसे बोल जाए कि चार्ल्स लॉ क्या है, तो चार्ल्स लॉ में किस टाइप की प्रोसेस है, तो आप बोलोगे आइसोबारिक क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। अगर आपसे बोल जाए कि बॉयल्स लॉ किस टाइप की प्रोसेस है, तो आइसोथर्मिक क्योंकि टेम्परेचर उसमें थ्रू आउट द प्रोसेस हमारा कांस्टेंट रहता है। अब अगर मान लो बच्चों हमसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात की कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, तो ये आप ध्यान रखना, ये आप नोट कर लेना। अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग देख रहे हैं, अब हम ग्राफ की बात करें। हाँ, और एक चीज़ और याद रखना, एक चीज़ और मैं लिखाना भूल गया कि जो आपने यहाँ पे टेम्परेचर लिया ना, V इक्वल्स टू T, और ये टेम्परेचर ये आप नोट में डालें, ये टेम्परेचर क्या रहता है हमारा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब किस में होता है, केल्विन स्केल में, ध्यान रखना। ये जो वॉल्यूम इज डायरेक्टली किसके होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के होता है। ये आप नोटबुक में डाल लेना, लिखाना मैं भूल गया, क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। एब्सोल्यूट स्केल क्या होता है हमारा, केल्विन। तो ये आप अच्छे से नोट कर लेना। तो जो भी ना डिग्री है ना फ़ारेनहाइट है, ना सेल्सियस है ना फ़ारेनहाइट, क्या है, केल्विन। केल्विन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। अब अगर मान लो ग्राफ मुझे बनाना है V वर्सेस T, हमें क्या मालूम है, V इक्वल्स टू KT रहता है, और टेम्परेचर हम किस में, T2, ये टेम्परेचर हम किस में ले रहे हैं हम लोग, केल्विन स्केल में ले रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों कि कैसा हमारा ग्राफ बनेगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और K कांस्टेंट। तो अगर V को अगर आप बाय मान लो और टेम्परेचर को आप X मान लो, तो क्या बन जाएगा, V मतलब बाय और टेम्परेचर मतलब X एक्सिस, क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। ऐसा कुछ हमारे पास आ जाएगा। तो ये हम लोग टेम्परेचर किस में लिए हैं बच्चों, टेम्परेचर लिए हम लोग केल्विन स्केल में। ये आप ध्यान रखना कि 0 डिग्री केल्विन पे अगर आपने किसी भी गैस को, अगर आइडियल गैस को 0 डिग्री केल्विन कर दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री नहीं, 0 केल्विन, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, उसका खत्म हो जाएगा। ये क्या है, 0 केल्विन। अगर आपने 0 केल्विन कर दिया तो 0 केल्विन अचीव करवाना हमारे बस की बात नहीं रहती, हम अचीव नहीं कर पाते, प्रैक्टिकली हम अचीव नहीं कर पाते। अगर आपसे बोल दिया कि कोई भी आइडियल गैस को अगर आप 0 डिग्री कर दो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका खत्म हो जाएगा, क्योंकि गैसेस हमें मालूम है कि आइडियल गैस का खुद का वॉल्यूम नहीं रहता है। तो आप ये याद, अब मान लो आपसे बोल दिया जाए कि नहीं सर, हमें जो दिया गया है टेम्परेचर V वर्सेस T, और T हमें डिग्री सेल्सियस में दिया है, अब कैसे ग्राफ बनाओगे। तो मैं ये बोल दूंगा कि भाई मुझे मालूम है कि 0 एब्सोल्यूट डिग्री, एब्सोल्यूट स्केल क्या बोलते हैं, क्योंकि 0 पे 0 रहता है इसलिए एब्सोल्यूट हम लोग बोलते हैं। केल्विन को हम एब्सोल्यूट नहीं बोलते क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वॉल्यूम 0 नहीं होता है। अब मान लो मुझे ग्राफ बनाना है,
ये हो गया टेम्परेचर, ये हो गया सॉरी वॉल्यूम बच्चों, और ये हो गया टेम्परेचर। और टेम्परेचर किस में, डिग्री सेल्सियस में। अब मुझे मालूम है कि वॉल्यूम 0 कब होगा, 0 डिग्री पे, सॉरी 0 केल्विन पे। 0 केल्विन पे कितना डिग्री होगा हमारे पास, -273.15 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वॉल्यूम 0 होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ इस टाइप की हमारी लाइन आ रही होगी, इस टाइप की। ये क्या होता है, कहीं कहीं ऐसा कट कट भी दिया रहता है। कट कट का मतलब क्या रहता है कि मतलब यहाँ पे हमारा ये अचीव नहीं कर पाते हैं, इसलिए यहाँ से स्टार्ट नहीं होती, कहीं कहीं 0 से स्टार्ट कर देते, कहीं कहीं कट डैश डैश देके ऐसे यहाँ से स्टार्ट करते। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो गया, 0। तो 0 हमारा किस पे होता है, 0 केल्विन पे ही हमारा 0 वॉल्यूम हो सकता है। इसलिए हम अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 0 केल्विन कितना होगा, -273.15 ऐसा कुछ। और ये क्या हो गया हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम रहेगा उसे हमने क्या बोल दिया, V0 बोल दिया। अब मान लो आपको इस इक्वेशन की लाइन लिखनी, हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको कर्व दिया है और अगर डिग्री सेल्सियस दिया है तो 0 पे 0 नहीं आएगा, केल्विन पे 0 से स्टार्ट होगा। आया समझ में? तो ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम रहेगा उसका। मान लो मुझे इस वाली इक्वेशन की लाइन लिखनी है, इसकी लाइन लिखनी है, इस वाली इक्वेशन की। आपसे बोल दिया कि ये जो भी की जो लाइन आ रही है, भी की इक्वेशन लिखो। तो हम लोग क्या इक्वेशन कैसे लिखते हैं, हम y = mx + c लिखते हैं। बाय में क्या है हमारा, बाय में हमारा भी है, तो भी = क्या बन जाएगा। अब स्लोप मुझे निकालना है, और x क्या है, डिग्री सेल्सियस, तो t डिग्री सेल्सियस लिख दिया। अब मुझे सबसे पहले स्लोप निकाल लेता हूँ। स्लोप क्या होता है, tan थीटा, तो क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस होगा। मतलब कितना बन जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, V0 -0 डिवाइडेड बाय दिस 0 -273.15 ये आ गया, इनटू x क्या है, t किस में, डिग्री सेल्सियस में, प्लस इंटरसेप्ट कितना है, V0 ये बन गया। तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई इस लाइन की, आपसे पूछ सकते हैं। V = क्या बन जाएगा हमारे पास, V0 अपॉन 273.15 t किस में आएगा हमारा, डिग्री सेल्सियस में, प्लस V0। ये इक्वेशन बन जाएगी लाइन की, इस लाइन की, ये जो आ रही है। तो ये आप नोट कर लेना अच्छे से, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हम लोगों ने देख लिया। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, हमें याद रखना कि जब 0 केल्विन रहेगा तभी 0 से स्टार्ट होगा, अगर डिग्री सेल्सियस में रहेगा तो 20 यहाँ कहीं से स्टार्ट हो रहा है, कुछ ऐसी लाइन रहेगी। तो ये हम लोगों ने ग्राफ किया। और ये जो हमारा जो लाइन रहेगी, ये क्या रहेगी हमारी, यहाँ पे थ्रू आउट प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो इसे हम क्या बोल देंगे, आइसोबारिक कर्व, आइसोबारिक कर्व। अब मान लो इसी में हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान देना बच्चों। आपको ऐसा बोल दिया, भी दे दिया, टी दे दिया, कुछ नहीं दिया तो हम केल्विन मान के चलेंगे, केल्विन ही। मान लो आपको ऐसी लाइन दे दी, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया और एक ये दे दिया। इसका बोल दिया उन्होंने P1, इसका बोल दिया P2, इसका बोल दिया P3। अब एक्चुअली क्या है, ये आइसोबारिक है तो इस पे P1 रहेगा। इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे चले जाओ आपको प्रेशर P1 मिलेगा। इस लाइन पे आप कहीं भी मूव कर लो, मतलब ये क्या है, आइसोबारिक, मतलब इस लाइन पे आपको प्रेशर P2 मिलेगा। इस लाइन पे क्या मिलेगा बच्चों, प्रेशर क्या मिलेगा हमारे पास, प्रेशर P3 मिलेगा इसमें। अब आपको ये बताना है कि ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, कौन सा प्रेशर ज़्यादा है, कौन सा प्रेशर कम है। तो सबसे अच्छा आइडिया क्या होता है, किसी भी कर्व में आपको देखना है, किसी भी कर्व में आपको देखना है कौन सा प्रेशर कम है, टेम्परेचर कुछ भी है, तो आप ये देख लो कि कर्व किसके बीच में बना है। ये कर्व किसका, V और T के बीच में बना है बच्चों, V और T के बीच में कर्व बना है। किसके बीच में बना, V और T के बीच में। तो V और T का कर्व कैसा होता है, अब आप क्या करो, PV = nRT डाल दो, PV = nRT आप लिख लो। देखो किसी भी कर्व के लिए आपको निकालना है यूनिवर्सल तरीका, PV = nRT आप लिख लो। इसमें क्या है, V और T है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक आप वर्टिकल लाइन डाल दो। आपने जैसे ही वर्टिकल लाइन डाली तो मान लो यहाँ पर टेम्परेचर T है, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर T हो जाएगा, यहाँ पर भी टेम्परेचर T हो जाएगा। अब देखना टेम्परेचर सबका सेम हो गया, जो सेम हो गया वो तो सबके लिए सेम है, तो वो हटा दो। N आपका ऑलरेडी मोल कांस्टेंट चल ही रहे थे, R भी हमारे कांस्टेंट चल ही रहे थे। अब यहाँ पे ध्यान दो, PV = क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट। मतलब जिसका वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा प्रेशर क्या आएगा, उसका कम आएगा। आ गया समझ में? अभी बताओ कि सबसे ज़्यादा प्रेशर कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा। इस वाले ये क्या हो जाए, इसको लिख दो आप V3, इसको क्या लिख दो आप V2, इसको क्या लिख दो आप V1 लिख दो। अब ये बताओ कि बड़ा कौन सा है, V3
V2 V1 ये हमारे पास ऑर्डर है, क्योंकि आप बाय कोऑर्डिनेट पे ऊपर जाओगे तो V की वैल्यू बढ़ेगी तो V3, और जिसका जितना ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा उसका प्रेशर क्या आएगा उतना कम आएगा। तो सबसे V3 किससे करस्पॉन्डिंग है, P3 के, तो P3 क्या हो जाएगा सबसे कम, P3 P2 P1। ये होप कि सबको समझ में आ गया हो, तो ऐसे हम लोग बता देंगे। तो ये सबसे छोटा, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, तो ये हमारे पास आ गए बच्चों। तो इसमें अब हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, हम लोगों ने कर्व बना लिया। अब मान लो आपको दिया हुआ है सेकंड नंबर पे, ये आप अच्छे से नोट करते जाना। सेकंड नंबर पे मान लो आपको दिया हुआ है, आपको बनाना है V/T वर्सेस V। ये कैसे बनाओगे? अब देखो V/T क्या है बच्चों, कांस्टेंट, और किसके बराबर है, K के बराबर है। तो इसका कर्व क्या बन जाएगा, ये V/T वर्सेस V ले लो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो एक फिक्स वैल्यू है तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों, K रहेगी। अब V को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट। और थर्ड अगर मान लो आपको दे दिया V/T वर्सेस T, तो इसका भी सेम कहानी, ये तो एक फिक्स क्वांटिटी है, तो क्या बन जाएगा ये V/T वर्सेस T, ये भी फिक्स आ जाएगा, और ये वैल्यू कितनी रहेगी, K के बराबर रहेगी, जो कांस्टेंट है उसके बराबर है। तो इस टाइप का हमारा सेकंड थर्ड नंबर का ग्राफ आ गया। मान लो अब आपको दिया हुआ है बच्चों फोर्थ, log T वर्सेस log V का कर्व बनाना है। और ये किसके लिए प्लॉट कर रहे हैं हम लोग, सब चार्ल्स लॉ के लिए प्लॉट कर रहे हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, क्या था, B = KT था। हमें यहाँ T चाहिए तो क्या कर सकते हो यहाँ पे तो ये आ गया बच्चों। अब मान लो मुझे ये यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना था, ये K आ गया। अब आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे अब ये हमारे पास कुछ था, V/K था, ये हम लोगों ने प्लॉट कर लिया। अब ध्यान दो बच्चों यहाँ पे, अब मैं क्या करता हूँ, या फिर आप यहीं पे लॉग ले लो, log V = log K इंटू log T, दोनों साइड लॉग लोगे तो हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। अब मान लो मुझे ग्राफ, और यहाँ पे K की वैल्यू क्या हो सकती है, K की वैल्यू ये हो सकती है, K की वैल्यू NR/P, ये की वैल्यू ये होती है। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, अगर मान लो मुझे ये ग्राफ बनाना है तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, log V वर्सेस log T। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका देखो ये आपका पूरा का पूरा क्या बन गया बच्चों, बाय कोऑर्डिनेट बन गया। ये क्या बन गया बच्चों, हमारा एक्स कोऑर्डिनेट बन गया। अब ये इसको एक्स कोऑर्डिनेट बनाया तो इसका इंटरसेप्ट स्लोप कितना आ जाएगा, इंटरसेप्ट कितना रहेगा, log K। तो ये क्या बन गया बच्चों, हमारा log K आ गया, और ये हमारा कुछ ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा ये log T, और इसका स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा इसका 1। तो ये हमारा V/T का है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, log T/log V, तो कोई बात नहीं, वो भी हम लोग कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मान लो आपसे पूछा है किसका, log T वर्सेस log V, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है बच्चों, इक्वेशन है हमारे पास log V = log K + log T। तो यहाँ पे देखो तो log T क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे अगर हम लोग log T की बात करें तो क्या बन जाएगा हमारा, log V - log K, यही बनेगा। तो T इसको आप बाय मान लो, इसको आप x मान लो, और ये इंटरसेप्ट C बन गया। तो बाय = mx + c, तो स्लोप कितना आ जाएगा, 1, स्लोप 1 है, और ये माइनस log K है, तो कहाँ से माइनस है, इंटरसेप्ट तो नीचे से स्टार्ट होगा, कुछ ऐसा हमारा कर्व बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा हमारा, -log K, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, और इसका स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा बच्चों, इसका स्लोप आ जाएगा इसका 1 मतलब 45 डिग्री। सभी को समझ में आ गया हम लोग कैसे प्लॉट करें। तो ये तो हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली। अब हम नेक्स्ट इसी में चार्ल्स लॉ में एक और हम चीज़ डाल देते हैं। मान लो
आपसे पूछा है बच्चों, मान लो आपसे पूछा है कि डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का कर्व, वही सिंपल है भाई, प्रेशर एंड इसी का हम लोग इसी का हम लोग नेक्स्ट फॉर्म देखना चाहते, एंड क्या है हमारे, ये कांस्टेंट है। देखो कैसे निकालोगे, अब हमें मालूम है कि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होती है। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। और हमें मालूम है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। आप सिंपल बोल सकते हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते थे जैसे PM = DRT, ऐसे भी आप बोल सकते थे। अब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, मोलर मास कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो आप खुद बोल सकते हो, देखो D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T आ गया 1/T। देखो यहाँ से भी आप बोल सकते हो, तो आप सिंपल बोल सकते हो। अगर आपको टेम्परेचर और डेंसिटी में चाहिए तो जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर दोगे डेंसिटी क्या होगी उतनी कम हमारे पास आएगी। तो ये आप याद रखना कि भाई टेम्परेचर अगर हमारा डेंसिटी अगर आप बढ़ाना है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, या फिर टेम्परेचर कम कर दो या फिर वॉल्यूम को कम कर दो। देखो दोनों की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास आती है, ये हमें ध्यान रखना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई हमारे पास सैंपल है जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब दी, क्योंकि हमारे पास गैस है, गैस दी हुई, टेम्परेचर दिया हुआ है आपका 273 डिग्री सेल्सियस। अब आपने क्या किया, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल, आपने क्या किया इसका टेम्परेचर आपने 127 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो डेंसिटी इस सैंपल की क्या होगी ये आपको बताना है। तो आप खुद देखो कि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, तो आप खुद देखो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ा दिया, डेंसिटी ये कम आएगी, मतलब 1 से कम आ रही होगी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो हमें मालूम है कि डेंसिटी यहाँ पे, अब देखो आप ये सोचना कि क्या होता है, डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T, मतलब हम यहाँ पे क्या हो सकते हैं, D = KT बन जाएगा, मतलब D/T क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा, या फिर आप प्राइम में प्यारे मोहन डैडी से सकते हो कि D/T ये कांस्टेंट चीज़ बन रही, तो ये कांस्टेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो सकते हैं, D1T1 = D2T2, और ये किसके बराबर है, ये कांस्टेंट के बराबर है। पहले सैंपल में क्या दिया है बच्चों, 1 ये हमेशा याद रखना, टेम्परेचर जब भी आप यूज़ कर रहे होगे तो केल्विन में यूज़ करना, हमेशा केल्विन में। डिग्री में दिया तो केल्विन में करोगे कितना बन जाएगा बच्चों, ये 300 बन जाएगा, और ये D2 कितना हो जाएगा हमें निकालना, और ये कितना हो जाएगा, ये 400। तो D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, यहाँ से अगर आप D2 निकालोगे तो D2 आ जाएगी हमारे पास 300/400, मतलब 0.75 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगी। देखो ये आ गया, ऐसे हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, जिस टाइप का भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा उस टाइप से हम लोग कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ये हमारे पास क्या होगा, ये हो गया हमारे पास चार्ल्स लॉ हो गया। तो चार्ल्स लॉ में सिंपल क्या था कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। अब अगर हम लोग बात करें तो कभी भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या कांस्टेंट है क्या नहीं है, वो आप क्वेश्चन में सिचुएशन दी रहेगी, तो उस टाइप से हम लोग कर लेंगे। अब मान लो अब हम थर्ड वाले की अगर हम बात करें तो कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, गैलुसेक लॉ की हम लोग बात कर रहे होंगे। तो इस अब आप खुद सोचो कि अभी तक हमारे पास कौन कौन कांस्टेंट हो गया। अगर हम लोग बात करें तो अभी तक हमारे पास एक में हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, एक में हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, एक में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें गैलुसेक लॉ, अभी बताओ कि इसमें कौन कांस्टेंट होना चाहिए। एक में हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर, एक में प्रेशर। अब इसमें क्या होगा, टेम्परेचर, मतलब हम क्या हो सकते हैं V एंड T के बीच में डायरेक्ट बात करेंगे। तो इसमें कांस्टेंट कौन रहेगा, जल्दी बताओ, कांस्टेंट कौन आएगा बेटा, वॉल्यूम। मतलब ये किस टाइप की प्रोसेस हो रही है इसमें, आइसोकोरिक। तो देखो हम बोल सकते हैं फॉर ए वही स्टेटमेंट वही हो जाएगा, फॉर ए फिक्स्ड
amount of gas at constant volume, the pressure applied by the gas is directly proportional to the temperature of gas. टेम्परेचर ऑफ गैस मतलब मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो जाएगा, उन्होंने क्या बोला कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये था एट कांस्टेंट एन एंड पी। अब यहाँ ध्यान देना, तो P इक्वल टू क्या बन जाएगा, K3 इंटू टी। तो K3 क्या है बच्चों, कांस्टेंट बन जाएगा, K3 कांस्टेंट हो जाएगा और क्या हो सकते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, PV इक्वल टू nRT। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो P और T के बीच में है, तो P इक्वल टू nR/V ये बन जाएगा और T यहाँ से आ जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, nR/V की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं P/T इक्वल टू K3 और क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट। और इसको हम लोग सिंपल फॉर ए गिवन सैंपल, फॉर ए गिवन सैंपल एट कांस्टेंट एंड भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, P1 T1 इक्वल्स टू P2 T2 इक्वल्स टू P3 T3, ये ऐसा चलता है। मतलब हम लोग गैलोसियस लॉ में हम लोग सिंपल क्या बोल सकते हैं भाई कि अगर वॉल्यूम फिक्स है और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, उसी रेशो से हमारा वॉल्यूम उसी फैक्टर से हमारा प्रेशर बढ़ने लगेगा। जैसे लाइव एग्जांपल आप लोगों ने देखा हो कि जब गर्मियों का टाइम रहता है तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि थोड़ी टायर में लो हवा रखनी चाहिए, क्यों, क्योंकि जब गाड़ी रन करती है, देखो टायर का वॉल्यूम तो फिक्स रहता है, अब जैसे गाड़ी रन करती है तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, उस टायर का आपने देखा कि टायर का टेम्परेचर क्या होता है, राइज होता है। वॉल्यूम फिक्स है, अब क्या करें, आप कंटिन्यू चलाते जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो 100 150 200 की स्पीड में चला तो फ्रिक्शन ही बहुत लग रहा है, तो हीट ही बहुत जनरेट हो रही है, तो क्या हो रहा है, टायर का टेम्परेचर राइज हो रहा है। अब टायर का तो वॉल्यूम फिक्स रहता है कि भाई इतना ही वो रहेगा, ऐसा तो नहीं कि फूल के बड़ा हो जाएगा, टायर उतना ही रहता है। धीरे धीरे क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता जाता है टायर का, तो क्या होता है उसके अंदर प्रेशर बढ़ता जाता है। अब होता क्या है बच्चों वहाँ पे कि आप जो टायर रहते हैं, जो नए टायर रहते हैं उनकी कैपेसिटी अच्छी रहती है, जो पुराने टायर रहते हैं उनकी कैपेसिटी थोड़ी प्रेशर को सस्टेन करने की कैपेसिटी कम होती है। अब आप भगाए जा रहे हो, टायर आपका ख़राब है, आपने वैसे ही ऑलरेडी हवा उसमें ज़्यादा डाल के रखी, तो अब प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और एक टायर की क्या होती है, एक लिमिट रहती है कि इतना प्रेशर ये सस्टेन कर पाएगा, और जैसे ही उस लिमिट से बाहर आता है, प्रेशर बढ़ता जाता है, तो क्या होता है, टायर का ब्लास्ट हो जाता है। और टायर का ब्लास्ट होता है तो क्या होता है, पूरी गाड़ी आपने देखा होगा मूवियों में 3-4 चक्कर खा के एकदम गोल गोल घूम के चली जाती है। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि हम एक तो हम लोगों ने टायर पे ध्यान नहीं दिया, एक टायर हमारा ख़राब था और हम लोग हाई स्पीड से भाग रहे थे, तो टेम्परेचर बढ़ रहा था फ्रिक्शन की वजह से। तो वो एक हमारे पास एग्जांपल होगा कि हाईवे पे जो एक्सीडेंट होते हैं टायर सबसे ज़्यादा ब्लास्ट होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि आप भगाते जा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा, अब उसका वॉल्यूम तो फिक्स है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा। अब अच्छा वाला टायर है हमारे FC8 मी8 वाले, आप लोगों एडवर्टाइजमेंट अच्छे वाले टायर हैं तो प्रेशर सस्टेन कर जाते हैं, जो पुराने वाले टायर रहते हैं वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं, तो वो ब्लास्ट कर जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब भी आप हाईवे वगैरह पे निकल रहे हो तो आपको थोड़ी हवा लो कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब वो गाड़ी मूव करेगी तो टेम्परेचर राइज होगा तो प्रेशर उसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा ऑटोमेटिक। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि ये हमारा कौन सा गैलोसियस लॉ हमारा यूज़ हो गया। और यहाँ पे अगर हम सिंपल बात करें कि मैथमेटिकल तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई ये बन जाएगा। अगर हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, और यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर भी टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर हमारा किस में रहेगा बच्चों, केल्विन में रहेगा, ध्यान रखना, एब्सोल्यूट स्केल में रहेगा, एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर केल्विन में।
अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में हमारा क्या आएगा बच्चों, ग्राफ में आपको क्या बनाना है, P वर्सेस T बनाना है। तो यहाँ पे P ले लेना है, यहाँ पे T लेना है, और T हम किस में ले रहे हैं, केल्विन में। तो ये कुछ हमारा ऐसे ऐसे हमारा स्टार्ट हो रहा होगा ये। और इसका स्लोप कितना आएगा, स्लोप जल्दी बताओ, स्लोप क्या रहेगा, K3 रहेगा, और K3 की वैल्यू क्या है, NR/VA आएगी, NR/VA आएगी। अब मान लो ये है, मान लो आपको ऐसे 3-4 ग्राफ दे दिए उन्होंने, P का दे दिया और T का दे दिया। हमें ध्यान रखना, अगर ये 0 डिग्री नहीं रहेगा तो फिर पीछे से स्टार्ट होगा, जैसा हमारा वॉल्यूम का आ रहा था वैसे ये पीछे से स्टार्ट होगा, कुछ इस टाइप का। मान लो अगर हमारा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और ये प्रेशर दिया है, तो फिर हमारा कर्व कुछ ऐसा ऐसा स्टार्ट, यहाँ पे -273.15 डिग्री सेल्सियस, और ये कितना हो जाएगा 0 डिग्री से, यहाँ से कुछ ऐसा स्टार्ट होगा। तो ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि पहले हम लोग इसकी बात कर चुके हैं। अब V और T मान लो यहाँ पे दिया है, V1 दिया हुआ है, यहाँ पे V2 दिया हुआ है, यहाँ पे आपको V3 दिया हुआ है। अब आपको बताना है V1, V2, V3 कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो वही हमारे पास तरीका, हॉरिजेंटल या वर्टिकल, तो मैं तो प्रेफर कैसे करता हूँ, वर्टिकल लाइन आपने डाल दी, तो इसका भी टेम्परेचर, इसका भी टेम्परेचर, इसका भी टेम्परेचर, तो क्या होता है हमारे पास PV = nRT। तो टेम्परेचर मर गया, टेम्परेचर सबके लिए सेम हो गया, n सबके लिए सेम था, R भी सेम था, तो क्या बन जाएगा, जिसका प्रेशर इज इनवर्स टू वॉल्यूम, जिसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कौन सा रहेगा, ये ऊपर मिलेगा, इसको बोल दो आप P3, इसको क्या बोल दो आप P2, इसको क्या बोल दो आप P1, ये आपने बोल दिया। तो P3 देखो सबसे ऊपर को है, तो P3 सबसे ज़्यादा रहेगा, P3, P2, P1, और हमें मालूम प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो वॉल्यूम सब, P3 के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, V3, तो V3 सबसे कम, V3, V2, V1, ये ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा। इसका पूछ लेते हैं बहुत सारी जगह, तो ये आप ध्यान रखना। तो एक आप होमवर्क ले लो, log P वर्सेस log T, एक ये हो गया, और एक आप ले लो P/T वर्सेस T, ये 2 होमवर्क ले लो। ये आपको ग्राफ बनाने हैं, किसके लिए, कैलुसेक लॉ के लिए आपको ये ग्राफ बनाने, और ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट हमारे पास काम नहीं है। तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, अभी तक हम लोगों ने बात की कि एक में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट था, एक में हमारा प्रेशर था, इसमें क्या हो गया बच्चों, इसमें हमारा कौन कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम। तो इस टाइप का ये जो कर्व रहेगा, इस कर्व को क्या बोलोगे आप, आइसोकोरिक कर्व। तो ये आप ध्यान रखना, ये आपको याद रखने हैं कि भाई हमारे पास इतने टाइप के हमारे पास कर्व रहते हैं, ऐसे ऐसे हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चों किसकी, अवोगाड्रो लॉ। लास्ट हमारे पास कौन सा हो जाएगा, 4th। ये तो वैसे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके थे। अवोगाड्रो लॉ में क्या था हमारे पास, ये N एंड V के बारे में इंफॉर्मेशन देता। N और V है, तो अब बताओ इसमें कौन कौन कांस्टेंट रहेगा, जल्दी बता दो। N और V के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, इसमें कांस्टेंट या कौन कौन कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या हो जाएंगे, इसमें कांस्टेंट हो जाएंगे। तो देखो, तो उन्होंने क्या बोला था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे क्या था, फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, उन्होंने बोला कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ द गैस। जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगी या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर मोल्स ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो ऐसा आप कुछ ही बोल सकते हो। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया बच्चों, ये हो गया हमारे पास कौन सा, एवोगाड्रो लॉ। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि V/N इक्वल टू क्या बन जाएगा, K बन ही जाएगा ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, V/K/N लिख सकते हो। तो ये K मतलब कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे ये क्या बन गया, K क्या हो गया हमारा कांस्टेंट, और K की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बता दो, जल्दी K की वैल्यू क्या आएगी, सोच के जल्दी बताओ। इतना हम लोगों ने किया, K की वैल्यू क्या होनी चाहिए, PV =
nRT, PV इक्वल्स टू nRT। तो भी तो क्या बन जाएगा हमारे पास, K की वैल्यू क्या आ जाएगी जल्दी बताओ, RT/P आ जाएगी, ये बन जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो सकते हैं, फॉर गिवन सैंपल एट कांस्टेंट T एंड P, V1 N1 इक्वल्स टू V2 N2 V3 N3, ये हमारे पास चलता रहेगा। तो ये सभी लोग नोट कर लो। तो हमारे पास कितने लॉ हो गए बेटा यहाँ पे अगर हम लॉ की बात करें तो हमारे पास 4 आ गए। सबसे पहले हम लोगों ने वॉइस लॉ पढ़ा था, फिर हम लोगों ने चार्ल्स लॉ, फिर गैल-लेसैग लॉ, और लास्ट में हमारे पास क्या है बच्चों, लास्ट में हमारे पास क्या था, एवोगैड्रो लॉ। तो अगर हम इन चारों लॉ को मिक्स कर दें, चारों लॉ को अगर हम लोग मिक्स कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन आ जाएगी। अब आइडियल गैस इक्वेशन कैसे आती है, देखो वैसे आइडियल गैस इक्वेशन हम लोगों ने पहले पढ़ ली, लेकिन अगर आपसे पूछा है कि आइडियल गैस इक्वेशन तो क्या होती है, देखो एक था हम लोगों ने क्या पढ़ा था, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। तो ये किसमें पढ़ा था हम लोगों ने, बॉयस लॉ में पढ़ा था पहला। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इसे किसमें पढ़ा हम लोगों ने, चार्ल्स लॉ में पढ़ा। फिर हम लोगों ने क्या देखा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ये हम लोगों ने किसमें देखा बेटा, अभी देखा हम लोगों ने एवोगैड्रो लॉ में, ये देखा हम लोगों ने। अब इन चारों लॉ को आप कंबाइन कर दो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इन तीनों को आप देखो तो ये क्या बन जाएगा, तो इन चारों को कंबाइन करोगे तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, ये दोनों मल्टीप्लाई जाएंगे तो क्या बन जाएगा, NT/P, ये आ गया हमारे पास NT/P। जब ये हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, V इक्वल्स टू NT/P, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक R क्या बन जाएगा, R आ जाएगा हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये हमारे पास, इसको आप अच्छे से सजा लो, अच्छे से सजाओगे तो क्या बन जाएगा, P को यहाँ ले जाओ तो क्या बन जाएगा, PV इक्वल्स टू nRT, ये हमारे पास आ गया। देखो अब हम लोगों ने बात की थी P हम लोग किस में लेंगे, ATM में लेना बच्चों आप, V आप किस में लोगे, लीटर में लेना, N क्या है हमारे पास, मोल है, T क्या है, टेम्परेचर, और टेम्परेचर किस में लेंगे हम लोग, केल्विन में। तो R हमें क्या लेना पड़ेगा, 0.0821 मोल, ATM लीटर मोल केल्विन, ये आ जाएगा, ये आप ध्यान रखना। और अगर आपने, ध्यान देना बच्चों, अगर आपने सबको ये लिख लो पहले, तो ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन हो गई, ये हम लोगों ने लिख लिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से हमारी आइडियल गैस इक्वेशन आई थी। ये जो हमारे पास गैस लॉ थे, गैस लॉ को आप सबको एक साथ कंबाइन कर दो तो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर हम लोग बात करें बच्चों, मान लो प्रेशर आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, मतलब पास्कल में, और वॉल्यूम आपने मीटर क्यूब में ले लिया, सब कुछ ऐसा यूनिट में ले ली, N तो मोल है तो मोल ही रहेगा, और टेम्परेचर तो वो केल्विन में ही रहेगा। तो R क्या आएगा, R आएगा 8.314 न्यूटन मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, या फिर इसकी जगह क्या लिखा मिल जाएगा आपको, पास्कल। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मोल पर केल्विन। और ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना देते हैं बच्चों, ये आप ध्यान रखना, ये दोनों कंबाइन होकर आपका ये जूल में आ जाते हैं, जूल भी लिखा जाता है ये। तो कभी कभी 8.314 जूल मोल पर केल्विन, R की वैल्यू ये भी लिखी होती है। तो ये कब आती है, जब सबके सब क्या हों हमारे पास SI यूनिट में हों, ध्यान रखना। और ये जूल बन गया, कैलोरी क्या होता है, 4.12 जूल इक्वल्स टू क्या होती है, 1 कैलोरी। तो इसको कहीं कहीं ऐसा भी लिखा जाता है 2 कैलोरी
मोल पर केल्विन, ये भी लिखा रहता है आर की वैल्यू। तो ये आपका भी यूज़ करोगे जब हमारे सब क्या रहे एसआई यूनिट में हो, और नहीं है तो फिर हम लोग हमेशा ये यूज़ करेंगे जो हम यूज़ करते आ रहे हैं बच्चों। तो अगर आपसे पूछा है कि प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की अगर आपने एसआई यूनिट यूज़ की है तो फिर आर की वैल्यू क्या होगी 8.314 जूल मोल केल्विन, यहाँ पर पास्कल मीटर क्यूब या फिर न्यूटन मीटर क्यूब इंटू मीटर। अब बोलोगे सर ये जूल कैसे आ गया? देखो अब जूल थोड़ा बहुत मैं हिंट दे देता हूँ, जूल कैसे आ गया। देखो इसको आप मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब, ये प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। तो इसको, और ये क्या बन गया मोल केल्विन। देखो इसको आप मल्टीप्लाई करो तो न्यूटन मीटर, न्यूटन क्या होता है फोर्स, मीटर क्या होती है डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या बनता है वर्क बनता है ना, वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। तो ये हमारा वर्क बन गया। तो ये क्या बन गया बच्चों हमारे पास, ये क्या आ गया हमारा वर्क की यूनिट क्या होती है जूल, तो ये हमारा जूल बन जाएगा। तो सभी को समझ में आ गया हो कैसे हमारी आइडियल गैस इक्वेशन आई है। तो बच्चों गैसियस लॉ के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता क्या है कि डाल्टन ने अपना एक लॉ दिया था, उन्होंने ये बोला था कि अगर आपने कोई भी एक गैसियस मिक्सचर लिया जिसमें बहुत डिफरेंट गैस हैं हमारे पास, तो डिफरेंट गैस में उन्होंने बोला था कि जो टोटल प्रेशर और जो सैंपल का रहेगा वो जो डिफरेंट गैस है उनके पार्शियल प्रेशर के सम के, पार्शियल प्रेशर मतलब इंडिविजुअल प्रेशर। मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं ये आप स्टेटमेंट लिख लेना, एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। मैं मान लो ये हमारे पास क्या नॉन रिएक्टिव, मतलब गैस आपस में रिएक्ट नहीं कर रही। मान लो ये हमारे पास मिक्सचर है, कुछ मिक्सचर हो गया। मान लो इसके अंदर गैस ए है, बी है, सी है, जिसके मोल एन ए दिए हुए हैं, जिसके मोल एन बी दिए हुए हैं, इसके मोल एन सी दिए। और तो उन्होंने क्या बोला था कि इसका अगर हम बात करें इसका पार्शियल प्रेशर मतलब इंडिविजुअल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर इसका क्या हो गया पी ए हो गया, इसका पी बी हो गया, इसका क्या हो गया पी सी हो गया। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो टोटल प्रेशर आएगा, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, वो क्या होगा समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, कि आप क्या करो हर एक गैस का पार्शियल प्रेशर का सम करते जाओ। पार्शियल प्रेशर मतलब इंडिविजुअल प्रेशर, कि भाई ए गैस उस पर कितना प्रेशर लगा रही है, उसको क्या बोलेंगे, जो ए गैस जो प्रेशर लगा रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल प्रेशर। और मान लो हमारे पास गैस बी जो प्रेशर लगा रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, जो गैस सी लगा रही है वो क्या बन जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। तो उन्होंने क्या होता है कि पी टोटल इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, उन्होंने बोला था पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। देखो इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ कैसे करोगे, जैसे मान लो कि इस कंटेनर का वॉल्यूम भी हो गया और टेम्परेचर क्या हो गया बच्चों टी हो गया, तो आप खुद बताओ कि प्रेशर ऑफ ए क्या आएगा, मोल ऑफ ए आर टी बाय वॉल्यूम ऑफ गैस, और प्रेशर ऑफ बी मतलब प्रेशर ऑफ बी मतलब ये क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, या फिर आप लिख लो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये किसके बराबर है ए के बराबर, इसको आप पी ए लिख दो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ये लिख दो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा मोल ऑफ बी आर, टेम्परेचर क्या रहेगा टी, पूरे वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रहेगा वॉल्यूम, यहाँ पे क्या बन जाएगा भी। ऐसे ही आपसे बोल जाएगा कि पी सी कितना आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, तो एन सी आर टी बाय भी, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों। अब यहाँ पे आप खुद ध्यान दो कि मान लो मुझे टोटल प्रेशर निकालना है, तो टोटल प्रेशर क्या होगा बच्चों एन टोटल आर टी बाय भी। अब एन टोटल हमारे पास क्या है, एन टोटल हमारे पास क्या है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी अपॉन आर टी बाय भी, ये हो गया हमारे पास आर टी बाय भी। तो एक काम करो आप आर टी बाय भी सबको मल्टीप्लाई कर दो, एन ए आर टी बाय भी प्लस एन बी आर टी बाय भी प्लस एन सी आर टी बाय भी। देखो तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया पी ए बन गया, ये क्या बन गया पी बी बन गया, और ये क्या बन गया हमारा पी सी बन गया। देखो आ गया समझ में बच्चों। तो
हम सिंपल बोल सकते हैं कि अगर कोई गैसियस मिक्सचर है तो जो इंडिविजुअल प्रेशर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई एक गैस उसके अंदर है तो उसके अंदर जो इंडिविजुअल प्रेशर रहेगा जो इंडिविजुअल प्रेशर रहेगा वो क्या, उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। मान लो आपको टोटल प्रेशर निकालना है, तो टोटल प्रेशर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबके पार्शियल प्रेशर का सम करना पड़ेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करो और अगर मान लो एक तो ये हो गया कि हम लोगों ने क्या देख लिया भैया कि पी टोटल इक्वल टू क्या बन गया, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। एक तो हमारे पास ये बोल दिया। अब अगर मान लो मुझे टोटल प्रेशर गिवन है मान लो मेरे पास टोटल प्रेशर गिवन है, अब यहाँ पे हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, देखो ये हो गया हमारे पास, और यहाँ पे मान लो सेकंड अगर हम बोल दें कि मान लो मेरे पास टोटल प्रेशर पी टोटल हमारे पास क्या है, गिवन है। अब गिवन है और मान लो हमारे पास पी ए हमें फाइंड करना है, तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे पी ए। अब ध्यान देना, P टोटल क्या हो जाएगा, N टोटल RT बाई भी बन जाएगा, और PA क्या बन जाएगा बच्चों, NA RT बाई भी। तो आप एक काम करो, PA अपॉन PT निकालो, क्या आएगा, PA अपॉन PT, PA अपॉन PT निकालो। तो ये मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ जो हमें ज़रूरत पड़ेगी। इनको डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, NA RT बाई भी अपॉन N टोटल RT बाई भी। देखो टोटल प्रेशर निकालना, टोटल मोल लेने पड़ेंगे, टोटल मोल इनके सम के बराबर रहेंगे। तो ये क्या बन गया बच्चों, जल्दी बताओ ये क्या बन गया, जल्दी बताओ ये क्या बन गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बन गया PA अपॉन PT इक्वल टू क्या बन जाएगा, NA अपॉन NT, और NA अपॉन NT क्या होता है, ये बन जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो अगर मुझे PA निकालना है तो क्या करो, PT को क्या करो, उसके X मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। ये बन गया, देखो एक रिजल्ट हमारे पास ही आ गया, बहुत सुंदर वाला रिजल्ट। एक तो क्या टोटल प्रेशर हमारे पास ही आ गया, इंडिविजुअल प्रेशर, और एक हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे मान लो मुझे PA निकालना है तो क्या करो, टोटल प्रेशर को उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे मान लो प्रेशर ऑफ B निकालना तो क्या बन जाएगा, P टोटल XB कर दो। अगर PC निकालना तो क्या करो, P टोटल XC। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे, और इन तीनों का आप सम करोगे X से XB XC। मान लो आपको P टोटल, देखो P टोटल निकालना तो क्या बन जाएगा, PA PB PC, आप वेरीफाई भी कर सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, P टोटल XA प्लस P टोटल XB प्लस P टोटल XC। P टोटल आप कॉमन निकालो तो XA प्लस XB प्लस XC, इनका सम क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। मोल फ्रैक्शन का, सबका मोल फ्रैक्शन का सम करो तो क्या बनता है, बनता देखो PT बराबर PT आ गया। तो ये हमारे पास ये रिलेशन रहता है। तो एक ये टोटल प्रेशर ये हो गया, और एक हमारे पास क्या होता है, किसी भी गैस का इंडिविजुअल प्रेशर निकालने वाला टोटल प्रेशर दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके मोल फ्रैक्शन से बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आप अच्छे से नोट कर लेना, ये छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें रहती है जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लो हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो हमारे पास, मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर मान लो हमारे पास O2 दी हुई है और एक He दी हुई है। इसका प्रेशर 2 atm है और इसका प्रेशर 4 atm है। मान लो आपको P टोटल निकालना है, तो P टोटल कितना बन जाएगा, PO2 प्लस PHE। तो ये कितना बन गया हमारे पास, 2 प्लस 4 कितना बन जाएगा, 6 atm। P टोटल 6 atm। अब मान लो आपसे ये पूछ सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन कितना होगा। मान लो आपसे पूछ सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, हमें क्या मालूम था कि PO2 क्या होता है, PT इंटू XO2। PT कितना है हमारे पास, P टोटल कितना है, ऑक्सीजन कितना है 2, P टोटल कितना हो गया 6, XO2। तो XO2 मोल फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, 2/6 मतलब 1/3, और X ऑफ He कितना बन जाएगा, जल्दी बताओ, 2/3। आ गया सभी को, टेंशन हमें बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर आपको जो भी निकालना है, मतलब जितने भी मोल रहेंगे ये कितना है टोटल हमारे पास, 6 है, 6 में 2 इसका है, 4 इसका है, तो इससे कितने बन जाएंगे, 1/3, इसके 2/3 इसके मोल आ जाएंगे। तो हमारा मोल फ्रैक्शन हमारा ऐसे ही निकल आएगा।
अब मान लो बच्चों जैसे यही क्वेश्चन होता, ये मान लो इसका वॉल्यूम भी था, टेम्परेचर टी था। अब आप खुद ध्यान देना, एक मैं अच्छा नोट लिखाने वाला हूँ जो आपको ध्यान रखना है। मान लो O2 था 2 atm, He था 4 atm, इसके अंदर प्रेशर था। अब आपने क्या कि इसमें एक नई गैस ऐड कर दी, मान लो आपने इसमें ऐड कर दी N2, नॉन रिएक्टिंग, रिएक्ट नहीं करे, और आपने N2 ऐसे ऐड की कि N2 का प्रेशर कितना हो गया बच्चों, वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर टी। आप ऐसे ऐड कर रहे हो कि वॉल्यूम और टेम्परेचर हमारा कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो आप ध्यान देना, O2 कितना हो जाएगा 2 atm, कोई चेंज नहीं आएगा। He कितना हो जाएगा बच्चों, He हो जाएगा हमारा 4 atm, वही रहेगा, क्योंकि आप देखो प्रेशर ऑफ O2 क्या रहेगा, NO2 RT/V। ना तो आप इसमें O2 ऐड कर रहे हो ना रिमूव कर रहे हो, तो O2 के मोल सेम है, टेम्परेचर वो भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, तो प्रेशर ऑफ O2 कोई चेंज नहीं होने वाला। और मान लो आपने N2 ऐड किए, N2 का हो गया 1 atm। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, P टोटल क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे P टोटल क्या था हमारे पास बच्चों, PO2 और PHE। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, PO2 प्लस PHE प्लस PN2। तो ये कितना था, ये 2 था, ये 4 था, टोटल कितना होता है 6। ये कितना है 2 है, ये 4 है, और ये 1 आ गया, टोटल कितना हो गया 7। टोटल प्रेशर तो हमारा बढ़ गया। अगर मैं कोई किसी कंटेनर में कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम पे अगर किसी अदर गैस को इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो जो पहले से गैस है उनके पार्शियल प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑन एडिंग गैस, अगर आप कोई गैस ऐड कर रहे हो तो उनके पार्शियल प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो भी इफेक्ट पड़ेगा किस में पड़ेगा, टोटल पे। टोटल पे क्यों इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इस पर ऐड हो रहा है। तो ये तो आपका अभी भी 6 है, पहले भी 6 था। तो अगर आप किसी कंटेनर में, जैसे मान लो इस रूम में O2 और N2 और CO2 गैस थी, उनका प्रेशर कितना है 1 atm। अगर आप इसी टेम्परेचर, इसी रूम में अगर आप कोई अदर गैस ऐड कर दोगे, तो जो O2, N2 और CO2 था उनका पार्शियल प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा। जो अदर गैस डालोगे वो और प्रेशर एग्जिट करने लगी, टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, 6 तो पहले से था, अब N2, ऐसा नहीं है कि N2 के ऐड करने से इनके प्रेशर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। इनके प्रेशर पे क्यों इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि O2 का प्रेशर क्या बन जाएगा, मोल ऑफ O2 RT/V। तो R भी पहले था, V पहले जैसा है और T भी पहले जैसा, तो क्या बन जाएगा, ये प्रेशर तो O2 का फिक्स है, He का भी फिक्स है। N2 आप एक्स्ट्रा का ऐड कर रहे हो तो N2 वो एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ा देगी, टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आप हम सिंपल बोल सकते हैं, किसी भी अनदर गैस को आप ऐड या रिमूव कर रहे हो, तो किसी भी गैस को अगर आप ऐड या रिमूव कर रहे हो, तो जो गैस उसमें पहले से प्रेजेंट है उसके पार्शियल प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टोटल प्रेशर पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड हम और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे पार्शियल प्रेशर वाले, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बस पार्शियल प्रेशर की अभी हम लोगों ने डेफिनेशन देखी, इससे रिलेटेड हम बहुत अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।